ब्राउन बैग वेबिनार सीरीज का आज का चौथा दिन है और ये चौथे दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं प्रोजेक्ट रेस से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज के कंटिन्यू 4 डे में भी आपने ज्वाइनिंग किया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आज का चौथा दिन है, तो ये वेबिनार सीरीज में जो हम पूरे वेबिनार सीरीज के लिए जो हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आई होप कि आप कल का भी वेबिनार जरूर अटेंड कीजिए। और आज का वेबिनार सेक्सुअलिटी ये टॉपिक के ऊपर है और आज के वेबिनार के लिए हमारे साथ डॉक्टर पूर्वा भारद्वाज दिल्ली से जुड़ी है। तो आज का भी सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक्साइटेड होने वाला है। ये विद इन सेशन में भी कुछ जगह पे आपका पार्टिसिपेशन लगेगा, तो आप प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से मेंशन करना चाहता हूं कि ये पूरे वेबिनार सीरीज का आयोजन करने के लिए जो हमारे पार्टनर है फ्रीडरिक एबर्ट स्टिफ्टुंग इंडिया ऑफिस, तो इनका हमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग मिला है। उनके सहयोग के साथ ही हमने ये पूरा वेबिनार सीरीज का आयोजन कर सके हैं या कर पाए हैं। सो थैंक यू फॉर सपोर्ट दिस। अभी ज्यादा समय ना लेते हुए आज का दिन हम स्टार्ट करेंगे। आज का वेबिनार का इंट्रो और हमारे जो स्पीकर जुड़े हैं उनका इंट्रो करने के लिए हमारे एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं मध्य प्रदेश से शिरडी से हमारे साथ डॉक्टर उपमा जी जुड़े हैं। तो मैं उपमा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना वेबिनार का परिचय और स्पीकर का परिचय प्लीज करके दीजिए। धन्यवाद योगेश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको बहुत बहुत नमस्कार। ब्राउन बैग वेबिनार की सफलतम श्रृंखला में आज हम लोग चौथे दिन में सब लोग भागीदारी हो रहे हैं और इस पूरी श्रृंखला की सफलता का यही एक बहुत बड़ा सूचक हमारे पास है कि हम इतने लोग लगातार 4 दिन से इस पूरे उसमें भाग ले रहे हैं। तो आप सबका इसके लिए बहुत बहुत स्वागत। और इस सब के लिए मैं सबसे पहले तो ECF की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस श्रृंखला का आयोजन किया। आज इस श्रृंखला का चौथा दिन है। पिछले 3 दिन की श्रृंखला में हम सभी की उपस्थिति व सक्रिय भागीदारी से ये विदित ही हो रहा है कि ये बहुत ही उपयोगी व सफल आयोजन हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर उपमा दीवान है और मैं सतपुड़ा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में और महाराष्ट्र के अमरावती जिले में बॉर्डर के जो गांव हैं उनमें हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे भी इस फील्ड में 39-40 ईयर हो रहे हैं और पहले हम लोग इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट पे काम करते थे और सारे ही रूरल डेवलपमेंट के जितने एस्पेक्ट थे उसके ऊपर काम करते थे। पर पिछले 5-6 साल से हम लोगों ने केवल महिलाओं के ऊपर फोकस कार्यक्रमों पे अपना ध्यान केंद्रित किया है और उसमें प्रमुख रूप से पंचायती राज में जो चुनी हुई महिला प्रतिनिधि हैं उनके साथ, फिर सिंगल जो वीमेन हैं उनके साथ और जो एज महिलाएं हैं उनके साथ और एडोलेसेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी के साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी ज़्यादातर महिलाएं हैं, उनके साथ हम लोग कार्यरत हैं। आज की हम लोग का जो वेबिनार का विषय है वो यौनिकता है, सेक्सुअलिटी। इसमें आज की हमारी जो स्पीकर हैं डॉक्टर पूर्वा भारद्वाज जी हैं और मैं उनका बहुत बहुत यहाँ स्वागत करती हूँ। और पूर्वा जी एक एकेडमिशियन है, प्रशिक्षक है और रिसर्चर हैं, शोधकर्ता है और वे जेंडर और यौनिकता के साथ साथ वो यौनिकता के साथ साथ जेंडर व यौनिकता व जेंडर समानता और शिक्षा पर भी काम करती हैं। पूर्वा जी ने संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाएं भी ली हैं और
बहुत ही रुचिकर ये होगा कि संस्कृत के साथ हम एक साथ इधर आप इस विषय पे जुड़ी हुई हैं, तो बहुत रुचिकर ये लग रहा है। और पूर्वा जी पिछले बहुत समय से निरंतर रिसोर्स सेंटर फॉर जेंडर एजुकेशन के साथ कंसल्टेंट के रूप में काम आपने किया है। आज पूर्वा जी हम सबके साथ यौनिकता के विषय पर गहराई से अपनी बात रखेंगी। आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं आपका बहुत बहुत यहाँ स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि पिछले 3 सत्रों की तरह आज का सत्र भी हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये जुड़ने से पहले मुझे भी थोड़ा एक बार लग रहा था कि अरे इतने दिन लगातार कैसे होगा, पर विषय में जब आप अंदर तक बहुत जाते रहे तो आपको बहुत रुचि भी आने लगी। पर बहुत सी चीज ऐसी थी जो काम करने के दौरान हमको खुद को भी ध्यान नहीं आता कि ये सब चीजें भी हमारे लिए जानना और समझना और करना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत स्वागत है पूर्वा जी आपका। और बहुत शुक्रिया उपमा जी और योगेश, क्रिस्टीना, ईसीएफ समूह और हमारे जितने अभी दर्शक श्रोता, क्योंकि अभी तो कैटेगरीज भी तो बहुत मिक्स हो रही हैं, हम सिर्फ श्रोता नहीं कहेंगे, हम दर्शक भी कहेंगे, क्योंकि बहुत लोग इस ऑनलाइन माध्यम से देख भी रहे हैं। तो आभार। और इस श्रृंखला में आज मैं कुछ अपनी बातें जो मैंने समझा है उसको अपने तरीके से रखने की कोशिश करूंगी। सत्र के अंत में प्रतिभागियों से आग्रह है कि कोई भी सवाल उनको लगे तो उसका स्वागत है, क्योंकि हमेशा हम एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे के अनुभवों को साझा करके सीखते हैं। तो मेरे लिए भी ये एक सीखने का ही मौका है जहां मैं आप लोगों से रूबरू हूँ। और अभी तक पिछले 3 दिनों में आपने जेंडर और कल मैस्कुलिनिटी पे बात की। उस बात को तो मैं जेंडर पे बहुत आपको विस्तार से उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन जेंडर का जिक्र बार बार आएगा, क्योंकि जब हम यौनिकता यानी सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो अक्सर ये दोनों इतना गुथा हुआ होता है कि हमें नहीं समझ में आता कि कैसे इसको अलग करें। 2 अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बहुत गुथ के अक्सर आते हैं। तो मैं अंतिका जी से आग्रह करूंगी कि वो मैंने एक सहूलियत के लिए एक पीपीटी बनाया है और कुछ चित्रों को लेकर के आपके सामने आई हूँ, क्योंकि अभी और सिर्फ अभी नहीं, पूरी दुनिया की बनावट को हम देखें तो जब जेंडर पर हमने काम करना शुरू किया, और मेरे लिए मैं लंबे समय तक आंदोलनों से जुड़ी रही थी और राइट्स फ्रेमवर्क में काम करती थी, लेकिन एक तरीके से मैं भाषा और लिटरेचर की स्टूडेंट थी और मैं एक राइट्स के तहत बराबरी के अधिकार को लेकर के मैं काम करती थी। लेकिन जब जेंडर का पर्सपेक्टिव उसको थोड़ा समझा, और अभी भी समझने और सीखने के लिए इतना कुछ है, तो लगा कि ये तो ऐसा लेंस है कि जिधर देखो वही जेंडर नजर आता है। उसके बाद फिर सेक्सुअलिटी पे समझ बनाने की कोशिश की, तो अब हर जगह सेक्सुअलिटी भी दिखने लगी है। तो कभी कभी लगता है कि ये जो लेंस मिल जाता है ना, तो सहूलियत होती है, दुनिया को हम एक खास तरीके से देख सकते हैं, लेकिन इससे मुश्किलें भी खड़ी होती हैं। तो मैं अक्सर अपने साथियों को कहती हूँ कि जैसे ये चश्मा है ना, ये चश्मा मैं न लगाऊं तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, और चश्मा लगा के सब दिखने लगता है, तो अच्छा बुरा सब दिखने लगता है। वैसे ही आपको जेंडर का लेंस, जेंडर का पर्सपेक्टिव, सेक्सुअलिटी का पर्सपेक्टिव है कि फिर मुसीबतें भी खड़ी होती हैं, फिर आप पे आरोप भी लगता है कि आपको तो हर जगह जेंडर सेक्सुअलिटी नजर आता है। अब आप उसमें खींच के कास्ट को भी ले आते हैं, आप भाषा को भी ले आते हैं, तो ऐसा क्या है? आप
ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन मामला ये नहीं है। वाकई हमारी जिंदगी के बहुत ही व्यापक पहलू पर इन चीजों का असर होता है, और सिर्फ हमारी व्यक्तिगत जिंदगी नहीं, हमारी सामुदायिक जिंदगी, ये सब कुछ इनसे जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट अंतिका, कुछ इमेजेस हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से हैं, और जब हम जेंडर एंड सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, दोनों उतनी घुले मिले हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो हम तो पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कामकाजी लोग हैं वो जाते हैं, और अब अधिकार इतना मिला है, मोबिलिटी इतनी आई है, वो भी लेकिन एक सीमित तबके को ही हम कह सकते हैं कि वो भी एक तरह का प्रिविलेज है। शिक्षा की वजह से, अपने वर्ग की वजह से एक मोबिलिटी आई है, लेकिन मोबिलिटी दूसरी जगह भी है। फिर एक सार्वजनिक जगह में हम टॉयलेट और शौचालय को कैसे देखते हैं, तो मैंने कुछ उसके सिंबल्स लिए हैं कि हम जब देखते हैं कि कौन से साइन आपको शौचालय के बाहर रहते हैं, आपको किसमें जाना है, ये क्या तय कर रहा है, ये हमारी पहचान, जेंडर की पहचान, और फिर कई बार सेक्सुअलिटी की पहचान ये तय करता है कि हम चुनते क्या हैं, हम जाएंगे कहाँ। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ जो सिंबल्स हैं वो ज्यादातर शरीर की बनावट में जो अंतर है उसको लेकर के हैं। आप जो लेडीज टॉयलेट है तो आप लिपस्टिक देख सकते हैं, जो जेंट्स टॉयलेट है आप मूंछ का सिंबल आप देख सकते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जूड़ा, टाई, इस तरह के हम सिंबल्स भी देखते हैं। हम सोचते क्या है, जो जेंडर के आधार पे ये डिवीजन है ना, कि ये औरत का है ये टॉयलेट, क्योंकि इसमें जो सोचा जा रहा है वो शॉपिंग के बारे में है, और ये जो है ये फुटबॉल के बारे में, तो जाहिर है ये मर्दाना टॉयलेट होगा। और इसका विस्तार ये सिर्फ इंसानी दुनिया नहीं, हम प्राणी जगत में भी, और हम उस पूरे कॉन्सेप्ट को ले आते हैं। यानी ये जो बटरफ्लाई है तो ये फिर लेडीज टॉयलेट है, इसी तरीके से ये जो मुर्गा है, रूस्टर है, ये जेंट्स टॉयलेट है, और ये जो पुसी कैट है ये फिर आपको लेडीज टॉयलेट है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे स्पेसेस भी किस तरीके से जेंडर के आधार पे आपको बटे हुए। नेक्स्ट, अब उसमें फिर सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल आपके जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से हैं, उसके आधार पे भी बंटवारा होता है। जैसे आप ऊपर की इन इमेजेस को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर, यानी लड़की के लिए किस इमेज का इस्तेमाल किया गया है, और हिम, आगे चल के मैं भाषा की भी बात करूंगी, वो कैसे इस्तेमाल किया गया है। मेन में आप उनके पेशाब करने के तरीके के आधार पर मेन एंड विमेन इस टॉयलेट का डिवीजन हम देख सकते हैं। नीचे भी पॉइंटर्स और सेटर्स के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये सब कुछ, ये जो ख्याल है, ये जो विचार है, इसने जो बंटवारा कर रखा है, ये हर चीज का, हर स्पेस का बंटवारा कर देता है। और मैं अभी यहाँ घर के, और कौन छत पर जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, कितनी देर जा सकता है, कौन पान की दुकान पे जा सकता है, कौन आपको घर में और रसोई में किसकी जगह है, मैं अभी डोमेस्टिक स्पेस के बंटवारे की बात नहीं कर रही, मैं थोड़ा पब्लिक स्पेस के बंटवारे की बात कर रही हूँ। तो फिर जब हम इसका कहते हैं कि ये फिर जेंडर सेंसिटिव सिंबल्स नहीं है, क्योंकि यदि मैं दिख रही हूँ औरत, आपको दिख रही हूँ औरत, लेकिन मैं अपने आप को पुरुष मानती हूँ, तो मैं किस में जाऊं? मैं यदि मर्दाना टॉयलेट में जाऊंगी तो मुझे वहां
भगा दिया जाएगा, मेरे साथ हिंसा होगी। और ये हिंसा की घटनाएं स्वाभाविक हैं और इसके बहुत सारे केस स्टडीज और आपको अनुभव मिल जाएंगे। तो फिर हम जिस इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन का ये कार्यक्रम, हम जिस इक्वल कम्युनिटी की बात करते हैं वो कैसी होगी, वो इंक्लूसिव होगी, वो समावेशी होगी। इसलिए कुछ सिंबल्स मैंने वो भी लिए कि जो इस्तेमाल हो रहा है इन दिनों, क्योंकि जेंडर इसको लेके एक समझ बन रही है और लगातार हम इमेजेस पे भी काम कर रहे हैं, सिंबल्स पे भी काम कर रहे हैं कि भाई यदि रेस्ट रूम है, इंक्लूसिव है, तो हम स्त्री पुरुष के जो सिंबल हैं और ट्रांस व्यक्ति के जो सिंबल हैं, हम तीनों सिंबल दिए, कोई भी उसमें जा सकता है। उसी तरीके से हम ये ऊपर जो हरे रंग का सिंबल है उसको भी देख सकते हैं, और ये जो सिंबल है जिसमें व्हिचएवर, आप जैसे अपने आप को मानती हैं, मानते हैं, वैसे आप चुनिए, और ये एक जेंडर न्यूट्रल आपको है। नीचे वाले भी सिंबल्स को हम देख सकते हैं। मैंने नेक्स्ट स्लाइड, मैंने इसका उदाहरण इसलिए लिया कि ये पूरा हमारा जीवन जो है वो खाने में बटा हुआ और तरह तरह के नॉर्म्स में जकड़ा हुआ जीवन है। उसमें सेक्सुअलिटी को हम कैसे समझें, सेक्सुअलिटी का फिर जेंडर से और बाकी चीजों से क्या जुड़ाव है और वो क्या रोल प्ले करता है, ये अगले 1 घंटे में हम इस पे बात करेंगे। ये इतना बड़ा विषय है कि मैं कतई दावा नहीं करती कि हम सब कुछ आज समेट लेंगे। मेरी एक कोशिश है कि कुछ पहलुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करा सकूं। तो अभी मैं अंतिका या योगेश किसी से ये आग्रह करूंगी कि एक मेंटीमीटर की एक गतिविधि है और पार्टिसिपेंट से हम चाहेंगे कि यौनिकता क्या है। इस यौनिकता, अंग्रेजी में जिसको हम सेक्सुअलिटी कहते हैं, इसको सुनते ही ऐसी कौन सी छवि हमारे दिमाग में आती है? कोई एक शब्द हमको लिखना है, कोई एक शब्द। यौनिकता शब्द सुनते ही क्या पहला फ्लैश करता है हमारे दिमाग में? तो एक मेंटीमीटर की एक्टिविटी ऑनलाइन, हम यदि ऑफलाइन मिलते, रूबरू मिलते, तो हम बोर्ड की मदद से ये गतिविधि करते हैं। तो अभी मेंटीमीटर की गतिविधि से हम थोड़ा कुछ शब्दों को इकट्ठा करेंगे, ठीक है जी? तो लिंक चैट बॉक्स में आ गया है सबके लिए। सारे प्रतिभागी उस लिंक पर क्लिक करें और उनको जो लगता है कि यौनिकता, सेक्सुअलिटी टर्म से कौन सी एक इमेज, कौन सा शब्द, कौन सा अनुभव, कौन सी पहचान आपको कौंधती है, वो एक ही शब्द हर किसी को लिखना है। तो हर पार्टिसिपेंट लिंक पर क्लिक करें और वो शब्द लिखें। सारे शब्द आ गए? अभी भी लोग लिख रहे हैं? जी, 32 लोगों ने लिखा है अभी तक। ठीक है, तो मैं बस
जल्दी से इसको पढ़ देती हूँ। बॉडी, प्लेजर, योनि, चाहत, बायोलॉजिकल डिफरेंस, जैविक फर्क, सभी जेंडर के व्यक्ति, बिहेवियर, पसंद, डिस्क्रिमिनेशन, वजाइना, मैरिज, इंजॉय, खुशी, पसंद, प्राइवेट पार्ट, बायोलॉजिकल डिफरेंस, फिजिकल इंटरकोर्स, नेचर, ओरिएंटेशन, यौनिक व्यवहार, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आगे भावनाएं, लव, लव बड़ा देर से आया, सेक्स सबसे पहले आ गया, लव बड़ा देर से आया, अट्रैक्शन फॉर अदर सेक्स, स्त्री पुरुष शारीरिक भेद, हाँ, एक तरीके से काफी शब्द आ गए हैं। तो थैंक यू आप लोगों को, आप लोगों ने बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लिया इस गतिविधि में। तो हम उस स्लाइड पर अंतिका वापस आए और इनके जो शब्द हैं वो ध्यान में रखें। तो आखिर, हालांकि जब हम सेक्सुअलिटी अंग्रेजी में बोलते हैं तो हम उसका जो सेक्स वाला हिस्सा है उसी पे ज्यादा हमारा फोकस रहता है, लेकिन उसके विस्तार में भी हम लोग गए हैं। जब हम कहते हैं कि आकर्षण, चाहत या भेदभाव, इन सारी चीजों को हम जब देख रहे हैं, मैरिज, तो हम कह रहे हैं कि सेक्स के ही इर्द गिर्द लेकिन बाकी चीजें भी हैं। तो जब जेंडर की एक समझ और इस पर लंबे समय से काम हो रहा है, इस पूरे डिस्कोर्स में, अब ये डिस्कोर्स बदला भी है और लगातार इवॉल्व भी कर रहा है, और उसको हम भाषा के भी संदर्भ में देख सकते हैं। पहले हम जेंडर के लिए अलग अलग हिंदी के शब्द लाते थे, अब हम जेंडर को हिंदी में भी जेंडर ही कहते हैं। यौनिकता को भी मतलब यौनिकता में बहुत उलझन नहीं है शब्द को लेकर के। एक मान्य यौनिकता शब्द हम सेक्सुअलिटी के अनुवाद के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखने में ज्यादा सहूलियत होगी कि ये भी एक अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट है। और जब हम कॉन्सेप्ट कह रहे हैं तो उसके साथ बहुत जरूरी बात ये है कि ये गढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, ये कोई फिर ऊपर से दिया हुआ कोई प्राकृतिक नेचुरल नहीं, ये कंस्ट्रक्टेड है, ये हमारा समाज इसको गढ़ता है। तो ये सामाजिक रूप से गढ़ी हुई अवधारणा है। और यदि आपके दिए हुए शब्दों को भी हम देखें तो हमको समझ में आता है कि ये शरीर से भी जुड़ा है और भावना से भी जुड़ा है, क्योंकि कई लोगों ने आपको बॉडी पार्ट्स का नाम लिखा और शर्म भी लिखा, चाहत भी लिखा, यानी भावना से भी जुड़ा है और शरीर से भी जुड़ा है। ये सकारात्मक है और नकारात्मक है, दोनों है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम आनंद और खुशी और चाहत भी लिख रहे हैं, उसके साथ साथ हम शोषण और भेदभाव भी लिख रहे हैं। यानी दोनों पहलू हैं इसके, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों है। और ये पर्सनल भी है, हमारी निजी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है, निजी इससे भी जुड़ा है, लेकिन ये सामाजिक भी है, सामाजिक रूप से ये गढ़ी हुई अवधारणा है। तो जब हम मैरिज कह रहे हैं या हम शोषण या भेदभाव कह रहे हैं तो ये व्यक्तिगत के साथ साथ आपको सामाजिक अवधारणा भी है।
इसके साथ यौनिकता में हमको जो बहुत जरूरी है याद रखना वो ये कि इसमें बहुत विविधता है। आमतौर पर जो जेंडर ने बंटवारा 2 डिब्बों में कर रखा है, हालांकि हम जानते हैं कि जेंडर में भी विविधता है, लेकिन आमतौर पर बाइनरी में ही स्त्री पुरुष के रूप में ही आपको बंटवारा किया जाता है। तो जिस तरीके से जेंडर में विविधता है वैसे ही यौनिकता में आपको विविधता है। और फिर यौनिकता में विविधता का क्या मतलब है? हमारी यौन इच्छाएं बहुत अलग अलग किस्म की हैं, हमारे यौन अभिव्यक्ति बहुत अलग अलग किस्म की है, हमारी यौन पहचान सेक्सुअल आइडेंटिटी जिसको कहते हैं वो भी एक तरह की नहीं है, वो उसमें भी बहुत विविधता है। तो यौनिकता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें बहुत विविधता है और ये लगातार बदलती जाती है, परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि हम फिक्स हो गए। ये आज हो सकता है कि मेरे यौन अभिव्यक्ति एक तरीके का है, कल हो सकता है बदल जाए, और कॉन्टेक्स्ट के साथ समय के साथ ये बदलता है। जैसे हमारे खाने की आदतों में बहुत बदलाव होता है, उतने ही स्वाभाविक तरीके से, हालांकि इतना आसान नहीं है, खाने को हम रोजमर्रा की चीज मानते हैं और उसके परिवर्तन को सहज, जो नापसंद है उसको भी हम सहज रूप से कई बार स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि जैसे खाना भी एक पॉलिटिकल, फूड भी एक पॉलिटिकल इशू है, सेक्सुअलिटी भी एक पॉलिटिकल इशू है। इसलिए सेक्सुअलिटी में उसके एक्सप्रेशन, उसके आइडेंटिटी में जो परिवर्तनशीलता है उसको समाज बहुत नहीं स्वीकार करता है, और फिर ये पूरा हिंसा का चक्र उसमें वो पूरे हिंसा के चक्र में हम फंस जाते हैं। ये एक सोशल, सेक्सुअलिटी एक सोशल कैटेगरी भी है। जैसे हमने समाज को बांट रखा है ना, जाति में, धर्म में, भाषा में, पद के हिसाब से, शिक्षा में, मैं शहरी क्षेत्र की हूँ या मैं ग्रामीण क्षेत्र की हूँ, या मैं पहाड़ी इलाके की हूँ, मैं कोस्टल एरिया की हूँ, मेरी शिक्षा क्या है, ये जो अलग अलग पहचाने जो हैं ये एक तरीके से आपको सोशल कैटेगरीज हैं। वैसे ही सेक्सुअलिटी भी एक सोशल कैटेगरी है, और जैसे हर सोशल कैटेगरी, जेंडर को भी हम सोशल कैटेगरी कहते हैं, और हर सोशल कैटेगरी में सीढ़ी है, दर्जाबंदी है, यानी कोई ऊपर है तो कोई नीचे है। जैसे जाति में कोई ऊपर है तो समाज किसी जाति को बीच में मानता है, किसी जाति को नीचे मानता है। आर्थिक स्थिति में भी हम देख सकते हैं, कोई बीपीएल है, कोई मिडिल क्लास है, कोई एलीट है, तो सीढ़ी बनी हुई है। तो ये जितनी सोशल कैटेगरीज हैं ये हमारी पहचान भी है और पावर का सोर्स भी है। इसलिए इन सबको हम पावर स्ट्रक्चर के रूप में भी देखते हैं। जाति, धर्म आदि जितनी सोशल कैटेगरीज है उनसे यौनिकता का जुड़ाव है। हम यौनिकता की कैटेगरी को भी आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, ये इंटरसेक्ट करता है बाकी सोशल कैटेगरीज से। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है नॉर्म, यौनिकता के नॉर्म, कायदे कानून। जैसे जाति के कायदे कानून है, धर्म के कायदे कानून है, जेंडर के नॉर्म है, वैसे ही यौनिकता के नॉर्म है। यौनिकता के नॉर्म के बारे में मैं थोड़ा आगे और बात करूंगी। यौनिकता के नॉर्म में बहुत कंफ्यूजन होता है कि वो उसको हम बहुत ही सरलीकृत तरीके से जेंडर नॉर्म से समझ लेते हैं, लेकिन उसकी तह में जो यौनिकता के नॉर्म है उनको जानने की जरूरत है, उनको पहचानने की जरूरत है। हम किसी भी मुद्दे पे काम करें, हम स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम करें, हम शिक्षा के मुद्दे पे काम करें, यदि लड़कियों के या लड़कों के ड्रॉप आउट के बारे में हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो जब तक सेक्सुअलिटी को नहीं समझेंगे तो वो ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है ये हमको नहीं समझ में आएगा। तो सेक्सुअलिटी के नॉर्म को लेकर के ही हमको
और बारीकी से समाज की जो पूरी बनावट है उसको समझने में मदद मिलती है। यौनिकता के कायदे ज्यादा कठोर हैं। हम कई कायदों को और समय के साथ और हमको अलग अलग सोर्स से जो पावर मिलती है उसके साथ हम कई कायदों को मॉडिफाई करते हैं, चैलेंज करते हैं, लेकिन सेक्सुअलिटी के कायदे को चैलेंज करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उससे समाज का कान ज्यादा खड़े हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। और ये पहचान भी है, आइडेंटिटी भी है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें सीढ़ी है। और फिर यहाँ पर हमको मैस्कुलिनिटी से जोड़ के देखना होगा, किसको हम ज्यादा मर्द मानते हैं। और कल आप लोगों ने मैस्कुलिनिटी तो पे बात की होगी, उसके लक्षण और उसकी बात की होगी। तो ज्यादा मर्दाना हम किसको कहते हैं, और उस मर्दानगी का जो पूरा आपको खाका है उसका सेक्सुअलिटी से क्या रिश्ता है, ये हमको समझना पड़ेगा। हम किसको मर्दाना, मर्द, मैचो ये मानते हैं, और कौन आपको ऐसे मर्द हैं जो कि उस सीढ़ी में, यौनिकता की सीढ़ी में नीचे आते हैं, और स्त्रियां भी। और यदि हम इन दो डिब्बों की बात नहीं करें तो ट्रांस भी, और जो तरह तरह की आपको जेंडर के डिब्बे हैं, वो सब भी सीढ़ी में अलग अलग जगह, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये आते रहते हैं। फिक्स नहीं है, स्थिति बदलती रहती है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। मैंने पहले ही कहा कि ये सत्ता का स्रोत भी है, पावर भी है। हम पावर कहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये हमारी यौन अभिव्यक्ति, यौन व्यवहार, यौन पहचान, इन चीजों से भी तय होता है। और जब सत्ता के जाल, पावर रिलेशन के वेब के रूप में यौनिकता को गुथा हुआ हम देखते हैं तो बहुत जटिल हो जाता है। इसलिए मौजूदा समय में भी यदि सोशल मीडिया या पॉलिटिकल इसमें, या आपको रिलीजियस इसमें भी जो बहसें चल रही, उन पर यदि आप गौर करेंगे तो आप देखिएगा कि उनके भीतर काफी आपको सेक्सुअलिटी का मुद्दा है। लड़कियां क्या पहनेंगी, लड़के क्या पहनने पर उनके साथ हिंसा होगी, ये सब फिर सेक्सुअलिटी के नॉर्म के उल्लंघन या उसके पालन करने से जाके जुड़ जाता है। और इसके साथ यौनिकता को यदि हम स्ट्रक्चर में नहीं देखें, जो पितृसत्ता का ढांचा है उसमें नहीं देखें, जो ढांचा सेक्सुअलिटी के नॉर्म को बनाए रखता है, उस नॉर्म को, यानी एक स्त्री, पुरुष या कोई, इनका व्यवहार किसके प्रति क्या होगा, इसको बनाए रखने के लिए जो ये ढांचा प्रयास करता है। और जब हम इस ढांचे की बात करते हैं तो इस ढांचे के पिलर के रूप में, इसके खंभे के रूप में हमारा परिवार, हमारा कानून, हमारा धर्म, हमारे शिक्षा संस्थान, मीडिया, ये सारे पेट्रियार्की के जो पिलर्स हैं वो इन नॉर्म को बनाए रखते हैं। जैसे कि आपको रिया चक्रवर्ती वाला वो पिछले साल का उदाहरण आप लोगों के सामने है, आप लोगों ने उसकी चर्चा भी देखी होगी। क्यों, किस तरीके से मीडिया ने उसकी छवि बनाई या उसके पीछे पड़ी। क्या सेक्सुअल नॉर्म, सेक्सुअल बिहेवियर, इनको ये कहीं उसमें कंसर्न नहीं था, उनके सेंटर में क्या ये नहीं था? तो बारीकी से इस पूरे ढांचे को देखने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने शुरू में ही कहा कि चारों तरफ हमें ये दिखता है कि सेक्सुअलिटी है। हम किस पे हंस रहे हैं, हम किससे चिढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज पे कौन सा हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, कौन सा सबसे ज्यादा हमको मजा देता है, और फिर सब मजा भी हम सबके सामने नहीं ले सकते। कौन सा व्हाट्सएप मैसेज, कौन सा SMS, कौन सा ये हम सिर्फ अपने सुरक्षित दायरे में देखते हैं और कौन सा हम परिवार के साथ देखते हैं, ये सब
सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ मामला है। और ये सिर्फ वर्तमान जीवन में नहीं है, ये हमारे कल्चर में, हमारे लिटरेचर में, हर जगह। हम यदि अपने फोक टेल्स उठा लें, माइथोलॉजी उठा लें, अपने बाकी ग्रंथ भी उठा लें, पुराना साहित्य भी उठा लें, नया साहित्य भी उठा लें, हर जगह हमको यौनिकता का मामला, क्या सीता के लक्ष्मण रेखा की हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको यौनिकता के मसले से जुड़ा हुआ नहीं है। एक आपको हमने व्हाट्सएप मैसेज का वो दिया है। अब देखिए, ये मौसम का वर्णन है और लॉकडाउन के इसमें है कि फिजा में घुल रही है महक अदरक की। एक मिनट के, मुझे पूरा दिख नहीं रहा है साइड में, इसको थोड़ा खिसकाएंगी अंतिका? हाँ जी, क्योंकि साइड में ये जो आ रहा है ना, तो वो एक मिनट। तो पूर्वा जी, आप वो बॉक्स हटा सकते हो। अच्छा, एक मिनट। हाँ। फिजा में घुल रही है महक अदरक की, आज सर्दी भी चाय की तलबगार हो गई। अदाएं तो देखिए बदमाश चाय पत्ती की, जरा दूध से क्या मिली शर्म से लाल हो गई। बड़ा शेर व शायरी है, मौसम का है, लेकिन इस तरह के आपके जो व्हाट्सएप पर, या ऐसे भी जब हम व्हाट्सएप की दुनिया के पहले की भी बात करें, जो चुटकुले चलते थे या जिन चीजों पर हम हंसते थे, प्रिंट में भी जो चीजें हैं या मौखिक रूप से भी जो चीजें हैं, क्या इसमें आपको यौनिकता नहीं है? क्या शर्म से लाल होना और बदमाश चाय पत्ती की अदा देखना, ये क्या सिर्फ जेंडर के लेंस से इसको समझा जा सकता है? मैं सिर्फ सवाल आपके सामने रख रही हूँ। आप लोग लगातार 3 दिनों से इंगेज कर रहे हैं और ऐसे भी आप लोगों की अपना काम, उसका अनुभव है। मैं सिर्फ इशारा कर रही हूँ कि इन चीजों में भी हमें यौनिकता के पहलू को देखने की जरूरत है। नेक्स्ट। उसी तरीके से कुछ और इमेजेस हमने ली है। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ और एक पॉलिटिकल फिगर को उनके चेहरे को लेकर के, और वो चेहरा जो है, जो बनावट है, वो किस तरीके से मर्दानगी से जुड़ता है, सेक्सुअलिटी से जुड़ता है, उस पर अलग से बात करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से मैंने कुछ बहुत ही प्रचलित जो चीजें हैं उनको उदाहरण के रूप में लिया। आप लोग के पास खजाना होगा इसका, और कल से या पहले भी आप ये कर रहे होंगे। आप उनको थोड़ा ठहर के विश्लेषण करने की कोशिश कीजिए कि अध्यापक पूछ रहा है कि बिजली क्या है, तो जवाब स्टूडेंट दे रहा है कि बिजली सरकार की चरित्रहीन पुत्री। अब ये जो चरित्रहीन पुत्री हम लगा रहे हैं, ये सेक्सुअलिटी नॉर्म से आ रहा है, जो बिना किसी को बताए चली जाती है। सेक्सुअलिटी नॉर्म से ये जुड़ा हुआ, यहाँ तक कि आधी रात को भी सब सेक्सुअलिटी नॉर्म की बात हो रही है। उसी तरीके से जो दूसरा है, जो कि बहुत निर्दोष सा मजाक लगता है, और इस पर हम ठहाका लगाने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, कि पृथ्वी के भी अगर मम्मी पापा होते तो उसको भी डांट पड़ती कि 24 घंटे घूमती रहती है। पृथ्वी का इस्तेमाल स्त्रीलिंग, और उसको मान करके 24 घंटे उसका चक्कर लगाना और घूमना, ये सेक्सुअलिटी नॉर्म जो लड़की पर लगाया जाता है, उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे आसपास की जिंदगी में सब कुछ जो कुछ हो रहा है, उसको इस यौनिकता के लेंस से देखने की कोशिश आप करते होंगे। हमें लगता है कि थोड़ा और पैनी निगाह रखने की जरूरत है।
नेक्स्ट स्लाइड। ये भी है, लॉकडाउन का है कि अच्छा इतने सारे बच्चे, तो हाँ, चूंकि मेरे हस्बैंड ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया, तो वर्क फ्रॉम होम जो है और उसका इस औरत के साथ इस व्यक्ति का रिश्ता, पति का, और फिर घर में रहने का मतलब आपको यौन संबंध, और उसका फिर जो नतीजा है वो ढेर सारे बच्चे, पूरी तरह से सेक्सुअलिटी का मामला है। नेक्स्ट। और ये तो मौजूदा चीजें हमने ली और चुटकुलों से लिया। यदि हम पुराने 100 साल, 50 साल, 150 साल, 10 साल पहले उठा की चीजें किसी भी इसको देख लें, वो चाहे एंथ्रोपोलॉजी हो या हम मूर्ति कला हो, हमारी संस्कृति का योग हो, स्पोर्ट्स हो, आपको अलग अलग तरह की पहचान हो, वो देश की पहचान हो या आपको समुदाय की पहचान हो, व्यक्ति की पहचान हो, उम्र आधारित पहचान हो, सबका जुड़ाव यौनिकता से है। तो जो बात मैंने शुरू में कही थी कि यौनिकता अकेले नहीं आ रहा है, वो बाकी सारी चीजों के साथ जुड़ के आ रहा है। और यहाँ जब मैं आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ तो ये सिर्फ एक समझ विकसित करने के लिए, इसमें कतई मेरा इरादा, क्योंकि समय सीमा की वजह से मैं कुछ ही चित्रों को हमने चुना है, इसमें कतई मेरा इरादा किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी इसको आहत करने का नहीं है। मैं सिर्फ समझने के लिए उदाहरण के तौर पर, तो इन चित्रों के इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। हम बस ये आग्रह कर रहे हैं कि आप इन चित्रों में भी, जो कि अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, उनमें भी यौनिकता के एंगल को हम देखें। जैसे ये एक फ्रांस की एक मैगजीन जो कि सटायर की मैगजीन है, उसमें विमेंस वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर के, अब ये सही है गलत है, मैं उस अभी बहस को उसमें नहीं जा रही, लेकिन हम कैसे चीजों को प्रेजेंट करते हैं और उनका सेक्सुअलिटी के बारे में हमारी क्या समझ है, हमारा लेंस क्या है, वो रिफ्लेक्ट करता है। और इन सब का जुड़ाव सेक्सुअलिटी से है, इसकी ओर बार बार मैं इशारा करना चाहती हूँ। नेक्स्ट। ये एक पोस्टर है, और जो मैंने ये कहा था कि जेंडर और यौनिकता के कायदे किस तरीके से मिल जाते, ये शिशु स्कूल ऑफ डिजाइन का ये पोस्टर बहुत वायरल हुआ था, जिसमें एक बैड गर्ल को, समाज जिसको बैड गर्ल कहता है, उसकी इमेजेस दी गई थी। जो लड़की गोवा जाती है, जिसके बाल खुले रहते हैं, जो पाउट करती है, जो स्मोक करती है, जो पोर्नोग्राफी देखती है, जो पार्क में जाकर के मिलती है, ये सब, जिसके ब्रेस्ट, जिसके स्तन बड़े हैं, जो बहुत खाती है, ये सारी बुरी लड़कियां। तो क्या ये सिर्फ जेंडर का कायदा है, या हमें इसमें सेक्सुअलिटी नॉर्म को भी समझने की जरूरत है कि रोटी गोल नहीं बेलना भी आपको वो जेंडर का कायदे के रूप में आ रहा है। लेकिन खुले बाल, गोवा जाना, पार्क में मिलना, मोटा होना, इन सबको हम कैसे देखते हैं? पाउट करना, ये सेक्सुअलिटी के नॉर्म्स हैं, जिसमें यदि हम नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो हमें इज्जत मिलती है, रिवार्ड मिलता है, तारीफ मिलती है, और यदि हम नॉर्म को चैलेंज करते हैं तो हमें दंडित किया जाता है। और वो दंड किसी भी स्तर का हो सकता है, वो आपको अंतरधार्मिक, अंतरजातीय रिश्ते पर खाप पंचायत, ऑनर किलिंग, इन सारे मुद्दों को, जिनको कई बार हम बात नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये पॉलिटिकल मामला है,
लेकिन ये पॉलिटिकल मामला तो मेरा खाना खाना भी है कि मैं क्या खाती हूँ, किसको क्या खाने को मिलता है, किसको क्या खाने की इजाजत है, ये भी एक पॉलिटिकल मामला है। तो हर चीज पॉलिटिकल है। सेक्सुअलिटी का मुद्दा भी पॉलिटिकल है, लेकिन उसको हम थोड़ा परे धकेल देते हैं। मेरा आग्रह है कि उसको परे नहीं ढकेल के एक पॉलिटिकल तरीके से, एक राजनीतिक दृष्टि के साथ यौनिकता के मुद्दे पर काम करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। नेक्स्ट, जैसा कि मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि इसका जेंडर, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि सबसे जुड़ा। और एक दिलचस्प उदाहरण आपके सामने है, एक टीवी न्यूज का है। क्या है? खतरे से 81 सेंटीमीटर ऊपर घाघरा। मजाक क्या हो रहा है? घाघरा एक नदी का नाम है कि घाघरा के आगे नदी तो लिख देते, यानी घाघरा एक कपड़ा और घाघरा एक नदी। लेकिन नदी में जो पानी का, और ये बाढ़ के संदर्भ में है कि खतरे के निशान से ऊपर चली गई है घाघरा नदी, यानी बाढ़ आने का अंदेशा है। लेकिन वहां आप इसका मजा ले रहे हैं, इसकी कल्पना करके कि आपको किसी का घाघरा, और जाहिर है उसको औरत के घाघरे के रूप में ही देखा जाता है, क्योंकि पुरुष यदि घाघरा पहनता है तो फिर उसको यौनिकता के कायदे को चुनौती देने के कारण उसको दंडित किया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे साथियों को जो कि अलग पहचान रखते हैं, उनको कपड़ों के दायरा तोड़ने की वजह से दंड, प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। तो भाषा में भी किस तरीके से यौनिकता का खेल हो रहा। नेक्स्ट, ये अब बाकी चीजों से तो हमने जुड़ाव देखा यौनिकता का, हम वो नैतिकता के वैल्यूज जो हमारे बनाए जाते हैं और उसका जो एक हायरार्की बनाई जाती है, उसके जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं, वो भी किस तरीके से सेक्सुअलिटी की जो हमारी बंधी बंधाई समझ है, जो कि बहुत जकड़ी हुई समझ है, उसके आधार पर नैतिकता का पैमाना बनाया जाता है। एक इनोसेंट सा फिर ये है कि कप एवं कुल्हड़ में असमानता क्या है, क्यों? तो कप गोरी अंग्रेजी मेम है, दिन भर न जाने कितनों के होठों से लगती है, परंतु कुल्हड़ शुद्ध भारतीय नारी है जो केवल एक की ही होकर खत्म हो जाती। अब यदि इसका विश्लेषण हम एक एक इसके विशेषण का और एक एक वर्णन का हम और एक एक डिस्क्रिप्शन का हम विश्लेषण करें तो आधा एक घंटा उसी में चला जाएगा कि हम कैसे दिखा रहे हैं। और जाहिर है कि जो गोरी अंग्रेजी मेम है, जिसका बहुतों से संबंध है, वो बुरा है, और जो देसी कुल्हड़ वाली सूदिंग जो आपको चाय है, वो शुद्ध भारतीय नारी के तरह वो एक की ही होके रह जाती है। तो यौनिकता के कायदों को बहुत ही बारीकी से हर लेवल पे आपको उसमें गूंथा गया है। नेक्स्ट, तो हमारा जो समाज है वो आखिर यौनिकता, जब हम उसको सोशल कैटेगरी के रूप में देख रहे हैं और जब हम पेट्रियार्की के ढांचे को भी हम समझ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि पेट्रियार्की के इस ढांचे के केंद्र में जो सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा प्रिविलेजेस जिसको है, वो है, इसके सेंटर में है कंपल्सरी हेट्रोनॉर्मेटिविटी। उसके लिए हिंदी में हम विषम, अनिवार्य विषम लैंगिकता कहते हैं। यानी
आप विषम लैंगिकता यानी आपकी जो पहचान है उससे भिन्न पहचान के व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता, आपका यौन संबंध, और समाज को वही मान्य है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, समाज को ये मान्य है कि वो समान जाति समान धर्म के व्यक्ति हो, और सिर्फ यही नहीं, शादीशुदा हो, और सिर्फ शादीशुदा ही नहीं, बेटा पैदा करने के योग्य हो, और उन्हीं को हम वैसे एक जोड़े को इस पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर के केंद्र में हम रखते हैं। तो ये जो कंपल्सरी हेट्रोनॉर्मेटिविटी जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर के केंद्र में है, ये सेक्सुअल नॉर्म और जेंडर नॉर्म और बाकी सारे नॉर्म को मजबूती देखता है। आप जहां हैं उसको बनाए रखने की कोशिश करता है और उस हायरार्की को मेंटेन करता है, और इसमें हर किसी को प्रताड़ित करता है। इसमें औरत भी प्रताड़ित होती है, इसमें ट्रांस पर्सन भी प्रताड़ित होते हैं, इसमें पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि एक खास तरह की मर्दानगी, खास तरह की यौन पहचान को यदि ये पितृसत्ता का ढांचा तवज्जो देता है, उसको तरजीह देता है, उसको पावर देता है, तो जो उसमें फिट नहीं हो रहा है, यदि एक डिसेबल क्वेयर व्यक्ति है तो वो उस खांचे में नहीं फिट हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर उसको प्रताड़ित करेगा। तो ये सेक्सुअल हायरार्की को भी बनाए रखने में, हमने कहा था कि सेक्सुअलिटी एक सोशल कैटेगरी है जिसके अंदर हायरार्की यानी दर्जाबंदी यानी सीढ़ी है। उस सीढ़ी में कोई ऊपर है, कोई नीचे है। तो ये सारी चीजें, जैसे कठपुतली होती है ना, कठपुतली के सारे तार को, सूत्रों को मेंटेन किया जाता है, वैसे ही आपको बाकी सारे तारों को मेंटेन करते हुए सेक्सुअल हायरार्की को भी मेंटेन करने की पूरी कोशिश होती है। नेक्स्ट। और मैंने इतिहास से कुछ उदाहरण लिया है जब हम सेक्सुअल वायलेंस की बात करते हैं, और जैसा कि हमने कहा, हम इस वायलेंस को स्ट्रक्चरल वायलेंस के रूप में, जो कि एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, उस रूप में सेक्सुअल वायलेंस को जोड़ना होगा। और ये कोई आज का मसला नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। हम इतिहास के पन्नों को उठा कर देख लें। एक उदाहरण आपके सामने है, केरल की इजावा कम्युनिटी, जो कि समाज जिसको नीचा मानता है, उस इजावा कम्युनिटी की औरतों को एक समय था जब अपने कमर के ऊपर के हिस्से को ढकने की इजाजत नहीं थी। आज हम ब्लाउज, दुपट्टा, साड़ी सबको एक सामान्य बात मानते हैं, लेकिन ये हक भी लड़के मिला है, क्योंकि उसमें था कि आप ऊंची जाति के लोगों के सामने, पुरुषों के सामने आप ब्लाउज नहीं पहन सकते, क्योंकि वो ऊंची जाति की औरतें कर रही है, और यदि आपने ऊपर का हिस्सा ढका तो आपको ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ेगा। और एक नांगेली नाम की एक इजावा कम्युनिटी की एक लड़की थी, आप गूगल पर सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसने इसका विरोध करते हुए कि ब्रेस्ट टैक्स नहीं देना, उसने अपने ब्रेस्ट काट के, अपना स्तन काट करके टैक्स वसूल करने वाले आदमी को भिजवा दिया। हालांकि तड़प के उसकी मृत्यु हो गई, और तब बहुत हंगामा हुआ, और ये 1803 की घटना बताई जाती है, जो डॉक्यूमेंट्स हमें उपलब्ध हैं उसमें। उसके बाद 1812 में आकर के इस टैक्स को वापस लिया गया, लेकिन उसमें बहुत उलटफेर, उसमें क्लॉज लगाते रह गए, फिर वापस लाया जाता था, फिर कुछ क्लॉज, फाइनली 1859 में जाके ये हटा। तो क्या ये सेक्सुअलिटी का मसला नहीं है? हम किस अंग को फिर गुप्तांग कहते हैं, हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और फिर यौनिकता को लेके हमारी दृष्टि क्या है, हम कौन सी भाषा, जैसे डिसेबिलिटी में भाषा कितनी इम्पोर्टेंट है। हम किसी अपने डिसेबल पर्सन जो हैं, जो हमारे साथी हैं, उनके लिए हम डिफरेंटली एबल हमने कहा, और हमने फिर अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया।
हमने इस आंदोलन में दिव्यांग शब्द पे भी आपत्ति हुई कि नहीं, उसमें जो मार्जिनलाइजेशन है उसको आप गायब कर दे रहे हैं, जो वायलेंस होता है। तो शब्दों की भी जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको हम तभी समझ सकते हैं यदि सेक्सुअलिटी को लेके हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड हो। नेक्स्ट। सेक्सुअल वायलेंस की हमने बात की, तो हमेशा वायलेंस अगेंस्ट विमेन की बात होती है। लंबे समय तक हमारे आंदोलन, हमारे समूह, हमारे डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट के नाम और अभी भी है कि औरतों को लेकर के, औरतों पर जो वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रहा है, उस पे फोकस था। समझ बड़ी, क्योंकि हम औरत ही किसको कहेंगे। हेलो, स्लाइड हट गया। हाँ, तो औरत ही हम किसको कहेंगे, ये सवाल उठा। तो जेंडर आधारित पहचान, जेंडर की अभिव्यक्ति, जेंडर नॉर्म, इन सारी चीजों पे बात हुई और अब हम उसको जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात कर रहे हैं। क्योंकि यदि इस व्यक्ति के चित्र को देखें, और मैंने बहुत ही रैंडम तरीके से ऑनलाइन जो उपलब्ध था उन चित्रों को लिया है जो कि सबको उपलब्ध था। मैं बस मैं व्यक्ति को नहीं जानती, बस समझने के लिए हमने ये लिया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसको हम बायोलॉजिकली या उसकी कोई पहचान दूसरे ढंग से देख रहे हैं, वो सेक्सुअलिटी और जेंडर के नॉर्म को चैलेंज करता हुआ यदि वो लिपस्टिक लगा रहा है, तो हम कैसे उसके साथ समाज व्यवहार करेगा। तो सेक्सुअल वायलेंस क्या है और उसका हमारी जेंडर आधारित पहचान और सेक्सुअलिटी आधारित पहचान से क्या रिश्ता है, इसको समझने की जरूरत है। और जेंडर आधारित पहचान और सेक्सुअलिटी आधारित पहचान में भी फर्क है। दोनों का जुड़ाव होता है लेकिन दोनों में फर्क है। जैसे ट्रांसजेंडर हम जेंडर आधारित पहचान है, लेकिन यदि हम गे लेस्बियन की बात करें तो वो आपको सेक्सुअलिटी आधारित पहचान है। तो सेक्सुअल वायलेंस की बात बहुत होती है। सेक्सुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में जो काम होता है उसमें काफी काम, और ये जरूरी काम है, आपको सेक्सुअल वायलेंस पर हो रहा है और हमारे बहुत ग्रास रूट को ऑर्गेनाइजेशन करना है। इसमें डिफरेंट फॉर्म्स है, वेपन्स अलग अलग। हम एसिड अटैक की बात सुनते हैं, हम अब मॉब लिंचिंग की बात सुनते हैं, हम गैंग रेप की बात पहले भी होती थी, वो चाहे भवरीबाई का केस हो या 16 दिसंबर का ज्योति का केस हो, और स्केल को भी हम उसमें देखते हैं। और जब सेक्सुअल वायलेंस को लेकर के एक लंबी लॉबिंग चली, वो चाहे 1972 के मथुरा केस से लेकर के भवरीबाई का केस और विशाखा गाइडलाइन, तो आखिर 2013 में जाकर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस को लेकर के एक पुख्ता कानून बना, और उस कानून में जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसका विस्तार भी हुआ। और ये बहुत जरूरी है, यदि हम कानून पर भले काम ना कर रहे हो लेकिन सेक्सुअलिटी के किसी भी पहलू पे काम कर रहे हैं, तो कुछ जो जरूरी कानून है उनको हमको देखना होगा, क्योंकि इसी से हमको समझ मिलती है कि आखिर हम किसको वायलेंस कहें, किसको वायलेंस नहीं कहें। तो सवाल उठता है कंसेंट का, सहमति का। तो की वर्ड सेक्सुअल वायलेंस में, जो कि किसी भी स्तर का हो सकता है, उसमें फिजिकल टच भी जरूरी नहीं है, किसी से आपका शारीरिक संपर्क भी नहीं हो, कोई अश्लील सामग्री आपको दिखा रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको साइबर स्पेस में आपको ये कर रहा है, क्योंकि साइबर स्पेस के भी सेक्सुअलिटी के नॉर्म वही है जो सड़क पर चलने के। रात में आपको अनजान से बात नहीं करना है, आपको अपना डीपी कायदे का लगाना है। यदि पति है तो पति के साथ लगा लें तो सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित है। तो फूल पत्ती अब भगवान का लगा लीजिए।
कुछ भी। तो सेक्सुअलिटी के नॉर्म फिर साइबर स्पेस, ऑनलाइन स्पेस में वैसे ही लागू हो गए। हम किससे चैट करेंगे, किससे हम वीडियो चैट करेंगे, कब करेंगे, ये सब नॉर्म ये है। और इन सब में कंसेंट को समझना, अभी मौका नहीं है, मैं कंसेंट पर बहुत बात नहीं करूंगी। कंसेंट भी इतना आसान टर्म नहीं है। हम कैसे, जहां हमको हाँ कहने की इजाजत नहीं है तो कहाँ हम ना कह पाते हैं, इन सारी चीजों पर बहुत अभी काम हो रहा है और काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट सेक्सुअल वायलेंस को टूल के रूप में समुदाय ने भी इस्तेमाल किया है, राज्यों ने भी, स्टेट ने भी इस्तेमाल किया है। वो चाहे आपको कुनान पोशपुरा का केस हो या बिल्किस बानो का मामला हो, किस तरीके से आपको वो आप दूसरे इलाकों में, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज जिनको हम कहते हैं, उनमें भी हम देख सकते हैं। हम छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न हिंदुस्तान को देख सकते हैं, हम कश्मीर को देख सकते हैं। सब हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में हम देख सकते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस को छोटे और बड़े रूप में, टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपको इज्जत, चूंकि औरत के साथ यदि कुछ होता है तो वो इज्जत न केवल उसकी, एक तो इज्जत, उसको मैं उद्धरण चिन्हों में रखूंगी, इज्जत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि इज्जत पूरे परिवार, पूरे खानदान, पूरे कम्युनिटी, देश, सबकी इज्जत का खतरा आ जाता है। तो आखिर हमने इसको इज्जत का मसला ही क्या कैसे बनाया है? जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में बहुत बड़ी संख्या लड़कों के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के, लेकिन उसकी बात नहीं होती है क्योंकि उसको उस तरीके से इज्जत से जोड़ के हम नहीं देखते हैं। तो सेक्सुअल वायलेंस को टूल के सबक सिखाने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको औकात बताने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो पूरा आपको तंत्र है उसको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट, मैं थोड़ा जल्दी बढ़ रही हूँ क्योंकि समय सवाल जवाब के लिए भी रखना। ये कुछ इमेजेस हैं क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस में आमतौर पे इस तरह के इमेजेस आप देखेंगे जिसमें खास तौर पे जो विक्टिम है वो औरतों को ही दिखाया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि विक्टिम सिर्फ औरतें नहीं हैं। जितने तरह के आपको जेंडर और यौनिक पहचान वाले लोग हैं वो सब आपको सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम है। तो सर झुकाए हुए हैं, कब्जे में हैं, इसको बदलने की जरूरत है। यदि हम सेक्सुअलिटी को लेकर अपना पर्सपेक्टिव बदल लें तो हम इस तरह के इमेजेस का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे। ये सब आंदोलन के हैं और अधिकार के लिए किए गए हैं, लेकिन अब उसमें भी और गहराई लाने की जरूरत है। मैं इन पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अब बहस और आगे बढ़ी है, हमको और सावधान रहने की जरूरत है और इमेजरी को भी बदलने की जरूरत है, सिंबल्स को बदलने की जरूरत है। जैसे हम ये नहीं कहेंगे, यदि हम सेंसिटिव हैं और मर्दानगी को भी समझते हैं, सेक्सुअलिटी को समझते हैं, तो हम नहीं कहेंगे किसी मर्द को कि तुम जाके चूड़ी पहन के बैठो, क्योंकि चूड़ी को फिर औरत और कमजोरी से जोड़ करके जो स्टीरियोटाइप है, हम उसकी पॉलिटिक्स समझ रहे हैं। नेक्स्ट, तो फिर किस तरह की इमेजरी आनी चाहिए? हम वायलेंस की बात तो करनी है, तो ये सब ऑनलाइन जो उपलब्ध है, यानी जिसने अपराध किया है वो सिर झुकाए, वो शर्मिंदा हो, और जिसके साथ अपराध हुआ है उसको तो तन के अपने अधिकार के लिए खड़ा होना है। ना का मतलब ना होता है। अब इससे ज्यादा हिंसा हम नहीं समझेंगे और हमको एक दूसरे का साथ देके, एक मोबिलाइज्ड होके इसका विरोध करना है, क्योंकि अंततः हम स्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं। सेक्सुअल वायलेंस को हमको स्ट्रक्चरल वायलेंस के रूप में जब हम देखेंगे तो हमको इस ताकत से लड़ने के लिए बहुत सॉलिडारिटीज चाहिए। नेक्स्ट, मुझे लगता है ये शायद मैं स्किप कर सकती हूँ। जेफरी वीक्स, जो कि आपको हिस्टोरियन और
सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो उन्होंने थोड़ा इसको सेक्सुअलिटी का व्यापक अर्थ में डिफाइन करने की कोशिश की। इसको अभी हम बढ़ जाते हैं। मैं सिर्फ एक WHO के जो सेक्सुअलिटी, ये गेल रूबिन जो अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनकी भी बात है जो साफ कहती हैं कि लाइक जेंडर सेक्सुअलिटी इज पॉलिटिकल और इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सिस्टम ऑफ पावर। तो ये हमको समझना होगा। नेक्स्ट, ये यहाँ मैं ठहरूंगी। ये WHO की संभवतः 2002 में एक डेफिनेशन आई है, जो कि यौनिकता के जो पहली एक्सरसाइज हमने की कि यौनिकता का शब्द आते ही क्या क्या हमारे दिमाग में आता है, उन सबको एक कवर करता है कि ये मनुष्य, यौनिकता मनुष्य होने का एक केंद्रीय आयाम है जो जीवन भर मौजूद रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं बूढ़ी हो गई, 50 साल से ऊपर हो गई तो मेरे यौनिकता का पहलू, पहचान, व्यवहार सब खत्म हो गया, या बच्चे में नहीं है, ये जीवन भर मौजूद होता है। सेक्स, जेंडर आधारित पहचान, भूमिका, यौनिक रुझान, कामुकता, आनंद, अंतरंगता, प्रजनन सब इसके अंतर्गत आते हैं। यौनिकता को विचारों, कल्पनाओं, कामनाओं, विश्वासों, सोचों, मूल्यों, व्यवहारों, तौर तरीकों, भूमिकाओं और संबंधों में अनुभव भी किया जाता है और अभिव्यक्त भी किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हम जितना अनुभव करें सब अभिव्यक्त ही करते हैं। ये सभी आयाम यौनिकता के हो सकते हैं, लेकिन हमेशा इसको अनुभव या अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। ये शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, कानूनी, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक कारकों से प्रभावित है। तो जितने तरह के जो मीम्स या पोस्टर हमने दिखाए, एक तरीके से उनको हम यहाँ देख सकते हैं WHO की यौनिकता की इस परिभाषा में। नेक्स्ट, सेक्सुअलिटी के मैट्रिक्स, यानी सेक्सुअलिटी में कई पहलू हैं जिनमें 4 पहलुओं को हमको गौर करने की जरूरत है, जो सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। यानी डिजायर, हमारी इच्छा क्या है, बिहेवियर, हम कैसे व्यवहार करते हैं, और एक्सपीरियंस हमारा क्या हो सकता है। मेरी पहचान कुछ और हो, अनुभव एकदम अलग हो, इच्छा कुछ अलग हो और व्यवहार मेरा कुछ और कहता हो। तो ये सब गुथे हुए हैं। नेक्स्ट, ये कुछ इतिहास से, मैं पिछले दिनों कुछ एजुकेशन पे काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि जो अक्का महादेवी आपको 12वीं शताब्दी की, आपको कन्नड़ की लिंगायत संप्रदाय की वचनकार हैं, जिन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे, इसलिए उनके जो भी इमेजरी मिलती है वो बाल से ढका हुआ है उनका शरीर, क्योंकि यौनिकता का कायदा क्या है। लेकिन वहीं आपको 5वीं 6वीं शताब्दी की जो कराईकल अम्मैयर हैं, उनकी आप मूर्ति देखें तो हम देखते हैं, और यदि मूर्ति प्रस्तुत कला को हम देख लें तो हमारे यहाँ तो कोणार्क और खजुराहो और सारी चीजें हैं, कितना स्पष्ट एक्सप्रेशन हमको मिलता है। और उनको हम उस तत्कालीन दौर में जो सेक्सुअलिटी को लेके बहस रही होगी या जो नॉर्म्स रहे होंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना चाहिए। उसी तरीके से 14वीं शताब्दी की कश्मीर की ललदेद है, जिनके बारे में जो दार्शनिक कश्मीरी कवित्री थी, उन्होंने भी कपड़े त्याग दिए थे। तो सेक्सुअलिटी के नॉर्म को चैलेंज करके इन लोगों ने क्या झेला, इनकी अभिव्यक्ति में, साहित्य में क्या है, और उनको हम प्रोजेक्ट किस रूप में करते हैं, ये सब सेक्सुअलिटी का पहलू है। नेक्स्ट, ये अलग अलग जो यौन पहचान है, जो हेट्रोसेक्सुअल मैंने जिक्र किया था, कंपल्सरी हेट्रोनॉर्मेटिविटी का, होमोसेक्सुअल यानी समान रूप से आप जिस जेंडर के हैं उससे भिन्न व्यक्ति के साथ यदि आपका रिश्ता है तो आप हेट्रोसेक्सुअल हैं, यदि समान
पहचान वाले व्यक्ति के साथ, आप जो हैं उसी समान पहचान वाले व्यक्ति के साथ हैं तो होमोसेक्सुअल आप कहलाते हैं। तो अभी इसी में बाइनरी और नॉन बाइनरी भी आता है, क्योंकि सिर्फ 2 डिब्बे नहीं है, सिर्फ बाइनरी नहीं है, हम नहीं मानते। हो सकता है मैं कभी औरत महसूस करूं, हो सकता है कभी मैं पुरुष महसूस करूं, हो सकता है मैं कभी कुछ और महसूस करूं, तो मैं अपने को कोई ठप्पा नहीं देना चाहती, मैं नॉन बाइनरी कहना चाहूंगी अपने आप को। नेक्स्ट, ये जो पूरा क्वेयर मूवमेंट या फिर LGBTQ और ये डिफरेंट आइडेंटिटी है जो कि जेंडर आइडेंटिटी है, लेकिन इसमें लेस्बियन गे को हम सेक्सुअल आइडेंटिटी कहेंगे, क्योंकि ये सेक्सुअल रिलेशन और रुझानों और उसको लेकर के है। अभी विस्तार में हम सारे सिंबल्स पे नहीं जाएंगे, मैं यहाँ रुकती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मैंने थोड़ा समय ज्यादा लिया। अब स्वागत है, यदि कुछ सवाल हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि यदि एक कंकड़ भी मैं फेंकने में, जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी जो चल रहा है, यदि थोड़ी हलचल, कुछ सवाल हम उसमें पैदा कर पाए हों तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप कुछ सवाल पूछें। शुक्रिया। बहुत देर तो नहीं की मैंने, अंतिका? जी नहीं पूर्वा जी, हमने इतनी सारी चीजों को कवर किया है, इतने सारे मुद्दों पे थोड़ा थोड़ा भी अगर हमने बात की है तो वो बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को भी अच्छा लगा है। आपके कुछ भी सवाल हैं प्लीज आप चैट बॉक्स में रखिए। जब तक अगले सवाल आते हैं, एक सवाल ऑलरेडी है पूर्वा जी, तो मैं वो रखती हूँ आपके सामने जी। क्योंकि मुझे चैट पढ़ने में अभी थोड़ी दिक्कत होगी, आप बता दें तो मैं। हाँ जी बिल्कुल। तो थोड़ी देर पहले किरण जी से सवाल आया था कि भाषा पे जब आप बात कर रहे थे कि भाषा कितनी महत्वपूर्ण है और भाषा भी जेंडर्ड हो गई है, तो रोटी जैसे फीमेल और पराठा जैसे मेल, तो वैसे ही हर शब्द के लिए या तो मेल या फीमेल लैंग्वेज यूज किया गया है। उसी के साथ में दूसरा सवाल भी जो आया था उसको जोड़ देती हूँ कि लैंग्वेज में यौनिकता भी आ गई है। तो फल हो, सब्जी हो, कोई भी नॉन लिविंग चीज भी हो, उसको सेक्सुअलिटी से जोड़ा जाता है। तो उस पे आपका कुछ, अगर उसको हम एकदम सही कहा। और एक वर्कशॉप में मुझे याद है कि चूंकि मैं भाषा में काम करती हूँ, मेरी संस्कृत की पढ़ाई है और भाषा में बहुत दिलचस्पी है, तो एक बार मैं बात कर रही थी और जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी उस समय, कि बांझ शब्द का इस्तेमाल करना सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि फिर हम एक जो ढांचा है और औरत के जो प्रजनन के भूमिका है हम उस रूप में देख रहे हैं, और जो औरत नहीं कर रही है तो हम उसको बांझ कर रहे हैं। तो पुरुषों के लिए मैंने इस्तेमाल किया नपुंसक। तो एक पार्टिसिपेंट ने मुझे टोका कि नपुंसक शब्द भी तो फिर डेरोगेटरी है। उस दिन के बाद से मैं सजग हो गई कि नहीं, नपुंसक शब्द का भी इस्तेमाल जो कि यौनिक कायदे को चुनौती दे रहा है, उस वजह से यौनिक के साथ साथ जेंडर के कायदे को चुनौती दे रहा है। यानी आप पुरुष हैं तो आपको पैदा करना है, बेटा पैदा करना है, और यदि वो क्षमता नहीं है तो मर्द के लिए सबसे बड़ी गाली यही कही जाती है कि तुम नपुंसक हो। तो इसमें हम यौनिकता के पहलू को हम देख सकते हैं। एकदम सही आपने पॉइंट आउट किया। और हमको भाषा पर काम करने की जरूरत है, नई भाषा गढ़ने की जरूरत है। जी थैंक यू पूर्वा जी। तो इसके साथ एक और जो एक्सपीरियंस शेयर किया है हेमा जी ने, शी इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। उन्हें हमेशा लगता है कि उन्हें सेक्सुअलिटी से बिल्कुल नहीं जोड़ा जाता है, एसेक्सुअलिटी उनके लिए नॉर्मल माना जाता है। तो ये दुर्भाग्य है, और ये हमारा जो डेवलपमेंट सेक्टर है, हम सरकारी तंत्र और समाज और परिवार को तो छोड़ दीजिए, डेवलपमेंट सेक्टर जो काम कर रहा है वो भी सोचते हैं कि जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं उनका
सिर्फ मसला है आजीविका का और सर्वाइवल का। यौनिकता उतना ही सर्वाइवल का इशू है जैसे कि फूड है, जैसे कि ऑक्सीजन है। तो डिसेबल पर्सन जो हैं, और डिसेबिलिटी का भी रेंज है, किसको हम डिसेबिलिटी मानते हैं। मैं चश्मा उतार दूं लेकिन मेरे पास संसाधन है कि मैं अच्छा से अच्छा लेंस इस्तेमाल कर सकती हूँ, ये तो मैं भी डिसेबल हूँ, लेकिन मैंने अपने संसाधन और बाकी की वजह से मैं उस कैटेगरी से अपने आप को रख पाई। या तो मुझे जानकारी है या मेरे पास संसाधन है, तो हम डिसेबिलिटी को देखते भी कैसे हैं। प्रोफेसर अनीता घई, जिनका डिसेबिलिटी में बहुत काम है, वो बहुत अच्छा कहती हैं कि हमको टेम्पररली एबल बॉडी कहना चाहिए। मैं अभी कुर्सी पर बैठी हूँ और मैं गिर गई और स्पाइनल कॉर्ड में मेरी इंजरी हो जाए तो मैं तो डिसेबिलिटी के कैटेगरी में चली गई। तो हम कैसे इस कैटेगरी को देखते हैं आइसोलेशन में, ये प्रॉब्लम है। और ये उतना ही सर्वाइवल का इशू है सेक्सुअलिटी। इसलिए अब हम लोग जो सेक्सुअलिटी पे काम करते हैं, और ये हमने सीखा है, अभी और सीखने की हमें जरूरत है कि डिसेबल जो पर्सन है उनके सेक्सुअलिटी के मुद्दे क्या हैं, हम उसको कैसे देखें। और हम कई फिल्में इसके लिए तलाशते हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चरल इशू है, उस व्यक्ति का दोष नहीं है। भाई आपने देखा बड़े से बड़े वैज्ञानिक ने अपने रिसोर्सेज, अपने इंटेलेक्ट के साथ कितना काम किया। तो बाधा, और हम हो सकता है कि जिसको समाज एबल बॉडी कहता है, तो स्टैंडर्ड भी क्या है एबल बॉडी का, ये तो कंस्ट्रक्टेड है और डिफर करता है। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि डिसेबिलिटी के जो हमारे साथी हैं, हमें और अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है और उन पर सेक्सुअलिटी पर काम करने की बहुत जरूरत है। जी जी। और इससे थोड़ा जुड़ता हुआ एक और सवाल आया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन और सेक्सुअलिटी का क्या रिश्ता रहता है। देखिए, जहां तक मैंने ट्रांस की बात की, हम ट्रांसजेंडर की जो पहचान है वो जेंडर आधारित पहचान है, लेकिन उसमें भी बहुत विविधता है। ट्रांस वुमन है, आपको ट्रांस मैन है, यानी बायोलॉजिकली यदि आप पुरुष हैं, अपने आप को औरत मानते हैं तो आप ट्रांस वुमन हैं। यदि बायोलॉजिकली आप औरत हैं, अपने आप को पुरुष मानते हैं तो आप ट्रांस मैन हैं। उसमें भी यौनिक रिश्ते अलग अलग तरह के होंगे। एक वर्कशॉप में 2 ट्रांस वुमन आई थी, जिसमें एक एकदम मर्दाना इसमें था और एक एकदम औरताना कपड़ों में वो थी। तो उसने इतने ब्यूटीफुल तरीके से समझाया कि जैसे एक थाली में हम खाना परोसते हैं तो 8-10 कटोरियां हैं, तो हमने जेंडर सेक्सुअलिटी के एक्सप्रेशन के कई कटोरियां रखी। मैंने सब उठा ली, जो मर्दाना जो अपने आप को दिखाता है उसने 1 ही 2 उठाई, और जिसने औरताना उसने अपने बाल भी लंबे किए, सलवार कुर्ता पहन रहे, उसने कई कटोरियां उठा ली। इट्स सो सिंपल। सवाल है कि हम समझते कैसे हैं या समझना चाहते हैं या नहीं। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए, क्योंकि कई बार होता क्या है, हमारी लिमिटेशन है और हर व्यक्ति की लिमिटेशन है कि हम फिजिकली या इमोशनली उतना अलग अलग तरह के लोगों से कितना मिलते हैं। 10 लोग, 20 लोग, अब इसमें जो सैकड़ों हजारों विविधता है उसको कैसे समझेंगे जब तक समय नहीं गुजारेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से नहीं होता। हमको जैसे मुसलमान के साथ, ईसाई के साथ, दलित के साथ, आदिवासी के साथ यदि समझना है, तो आदिवासी जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि पंख लगा के छोटे कपड़े पहन के नाचता, वो ही नहीं है आदिवासी। या जारवा को हम दिखाते हैं कि बिना कवर, सिर्फ वो नहीं है। तो हमको इंटरैक्ट डेली लाइफ में हर किसी से करना होगा ताकि अपनी स्टीरियोटाइप्स, बायसेस से हम जूझ सकें। तो ट्रांस पर्सन के बारे में बहुत स्टीरियोटाइप है, जानकारी का अभाव है। तो उनकी जेंडर की विविधता और उनके यौनिक व्यवहार और यौनिक पहचान की विविधता, यौन संबंधों, यौन इच्छाओं की विविधता
को भी बहुत उस पर काम करने की, समझ बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। और जब हम काम करने की, सेक्सुअलिटी पे बात ही कर रहे हैं, तो ये सवाल रंजनी जी से आया है कि उनका जो स्कूल का क्लास ग्रुप है उसमें ऐसे बहुत स्टीरियोटिपिकल जोक्स, कार्टून्स, इमेजेस आते हैं और वो बहुत क्वेश्चनेबल है, डिस्टर्बिंग है उनके लिए। लेकिन ये डिस्कशन कैसे शुरुआत कर सकते हैं वो अपने स्कूल में और अपने स्टूडेंट्स के साथ। उसके साथ सॉरी, एक और सवाल जुड़ा हुआ है तो मैं साथ में आपके लिए रख देती हूँ, जो अंजू जी ने रखा है कि हम बचपन से कैसे बच्चों को सेक्सुअलिटी एथिक्स के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उन्हें जो बहुत सारी बुराइयां हैं या वो डर दिखाए बिना कैसे उन्हें बता सकते हैं हम। मुझे लगता है कि कोई एक निश्चित जवाब या फॉर्मूला नहीं है। इट डिपेंड्स, आप किस कॉन्टेक्स्ट में, किस उम्र के बच्चे के साथ क्या आप बात कर रहे हैं, ये आपकी घर में क्या स्थिति है, कितना स्पेस है, कैसे रिश्ते हैं, संसाधन कितने हैं, रिसोर्सेस कितने हैं, सब कुछ। जब हम इसको स्ट्रक्चर का इश्यू मानेंगे ना, तो हर चीज से ये जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि बस शुरू कर देना चाहिए और अपने आप रास्ता शुरू हो जाता है। बातचीत के रास्ते बच्चे खोज लेते हैं। जब मेरी बेटी अब तो बड़ी हो गई है, जब वो टीन एज में थी तो जाहिर है एक मेट्रो में रहने को लेके जो एंजाइटी होती है, मोबिलिटी, और जब वो एडल्ट हो गई तो रात में 12 बजे गाड़ी लेके निकल जाए तो दिमाग खराब हो। तो मैं तो अपने से लड़ रही थी कि मैं सेक्सुअलिटी पे काम करती हूँ, तो मैं उसके सेक्सुअलिटी के नॉर्म पर कितना कंट्रोल कर सकती हूँ। नाउ शी इज एडल्ट, तो अपने से भी लड़ना होगा, सिर्फ कम्युनिटी नहीं, अपने जो इंटरलाइज कर रखा है नॉर्म्स को ना, हमने उससे लड़े। और थोड़ा हम भी इंसान हैं, हम भी थकते हैं, हम भी निगोशिएट करते हैं, हम कई बार मानते हैं, और जिसको हम चॉइस कहते हैं वो भी तो कंस्ट्रक्टेड है। अब जैसे मैं बिंदी लगाती हूँ, बहुत ये करती हूँ, बहुत ही अपने आप को औरत मानती हूँ, तो मेरी जो ये चॉइस है, ये तभी इसको हम मान्यता हम देंगे यदि ये इन्फॉर्म्ड चॉइस है और मैं अपनी एजेंसी एक्सरसाइज करूँ। यदि मुझे पता है कि मैं एक ऐसी औरत हूँ कि बिना बिंदी लगाए घर से निकल नहीं सकती हूँ, तब मैं बिंदी लगाती हूँ, तो वो चॉइस नहीं है। तो फिर चॉइस को भी हम कैसे समझते हैं, बात कैसे करें, मुझे लगता है कि बस शुरू कर देना चाहिए। बहुत माध्यम है, फिल्म है, गाना है, कपड़ा है, चुटकुले हैं, हंसते किस पर हम हैं, सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के साथ एक और सवाल है, क्योंकि आपने टीवी और हर एक माध्यम की बात की, कि क्या गालियों का यौनिकता से कोई संबंध है? मनीष जी की तरफ से ये सवाल है। बहुत बहुत। और जैसा कि मैंने नपुंसक शब्द, नामर्द, आप, और सिर्फ औरतों की गालियां नहीं, औरतों की गालियां तो हम जानते हैं, उस पर काफी रिसर्च भी हुआ है कि वो सेक्सुअल रिलेशन के जो नॉर्म्स हैं, यानी आप कब किससे रिश्ता बना सकते हैं, आप जो वर्स्ट गालियां औरतों को हैं, तो जो आपको सबसे, जिस पर समाज पाबंदी लगाता है, उनके साथ यौन रिश्ते बना के आपको गाली दी जाती है। पुरुषों को भी वही माँ बहन के साथ रिश्ते बना के गाली दी जाती है। तो यौनिकता से तो सीधा जुड़ाव। और एक वर्कशॉप में मुझे याद है कि मैंने लोकगीतों पे पार्टिसिपेंट थे, तो अचानक मुझे कुछ लगा और बहुत ही वो इम्प्रोवाइज ये था, तो मैंने 4-5 इलाके के लोकगीत उनको कहा ग्रुप में बांट के, और उन्होंने अपने अपने लोकगीत लिखे, और हमने उनको कहा कि आप इसमें जेंडर और सेक्सुअलिटी के नॉर्म निकालिए। सब चकित रह गए कि काजल लगाने से लेके किसको हम काला कह रहे हैं, किसको मूंछ वाला कह रहे हैं, और किसकी किस मुद्रा पर क्या कह रहे हैं, ये कितना जेंडर सेक्सुअलिटी के नॉर्म से जुड़ा हुआ है। तो
कल्चर, इसलिए मैंने एक झलक दिखाने की कोशिश की, लिटरेचर से लेके कल्चर, पॉपुलर कल्चर, हिस्ट्री, इन सब में हम देख सकते हैं कि आपको यौनिकता का शायद ही कोई पहलू है जो यौनिकता से अछूता है। पॉलिटिक्स में भी यदि औरतें जाती हैं तो उनकी सेक्सुअलिटी सबसे बड़ा टारगेट होता है, या तो उनको हम डीसेक्सुअलाइज कर देते हैं क्योंकि, या फिर हम उन पे जो टिप्पणी होती है वो उनकी जातिगत स्थिति के पे ज्यादा होती है। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देती हूँ आपको, लालू प्रसाद यादव, भ्रष्ट नेता बहुत हुए हैं, लेकिन यदि लालू प्रसाद यादव को ललुआ कहा जाता है तो उसमें कहीं न कहीं उनकी जो जातिगत स्थिति है, दूसरे भ्रष्ट, बड़े से बड़े भ्रष्ट नेताओं को हम कभी इस तरीके से बात नहीं करते हैं। तो फिर जेंडर और जाति का क्या रिश्ता है? उसी तरीके से अभी जो बहस आपको चल रही है आपको महिला नेताओं को लेकर के, उनको भी हमको देखने की जरूरत है कि उसमें जेंडर, यौनिकता और जाति का क्या रिश्ता है, या धर्म का भी क्या रिश्ता है। धर्म को भी हम ना भूलें। हम किस तरीके से हम चुटकुले बनाते हैं, इमेजरी जो गढ़ते हैं, जो सिंबल्स बनाते हैं, वो इन सब में, चूंकि ये सब स्ट्रक्चर का पार्ट है, उन सब से वीव करते हुए ये हमारे सामने आता है। तो गाली तो एकदम खुल्ला यौनिकता का मामला है। जी, तो ये उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि गालियां हो गई, शब्दों में यौनिकता का इस्तेमाल हो गया, या फिर जो यौनिकता से जुड़े हुए नॉर्म्स हैं, तो इनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी? देखिए, मुझे तो लगता है कि पहले तो समझ बनानी चाहिए कि यौनिकता है क्या हमारी जिंदगी के हर पहलू में। मैं बाल कैसे झाड़ूंगी, कहाँ लहराऊंगी, किसके सामने पल्लू रखूंगी, कहाँ शर्ट का, मर्द हूं तो शर्ट का बटन कहाँ खोल सकती हूँ। सिर्फ सलमान खान की ही बात नहीं है। तो हमारी जिंदगी के हर पहलू में आपको सेक्सुअलिटी है, उसको हम पहले तो एक्नॉलेज करें, उसके बाद उस पर थोड़ी बातचीत शुरू करें, अपने से शुरू करें। हम क्यों ऐसे तैयार होते हैं, हम क्यों ऐसे व्यवहार करते हैं, हम कैसे बैठते हैं, हमारे बॉडी पोस्चर क्या है। हम बॉडी शेमिंग पे बात हो रही है, इस पे बात हो रही है, बहुत मुद्दे हैं आजकल काम हो रहा, लेकिन उनके लिंकेजेस को समझने की बात होगी। तो वो हम करना शुरू करें तो अपने आप देखिए, ये कोई हम कहते हैं, जैसे हम जेंडर में कहते थे ना कि तड़का लगाने से नहीं चलेगा, वैसे ही सेक्सुअलिटी का तड़का लगाने से नहीं होगा। सेक्सुअलिटी पर बात कब शुरू हुई? HIV और उसके कॉन्टेक्स्ट से शुरू हुई, क्योंकि उसके पहले तो, लेकिन मेडिकल और केयर और हेल्थ थोड़ा सा सुरक्षित है, तो चाहत के इसमें जाने में खतरा है। हम वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में सेक्सुअलिटी, महिला आंदोलन में भी बात हुई है, वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में सेक्सुअलिटी पे पहले बात हुई, और काफी आगे जाकर के डिजायर और चाहत के कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव ढंग से सेक्सुअलिटी पे बात हुई। तो वो करने की जरूरत है, थोड़ा पर्सपेक्टिव। और पर्सपेक्टिव कोई ये थोड़ी है कि कोई दवाई खा लिया तो पर्सपेक्टिव ये हो गया, कोई ये है। पर्सपेक्टिव बनता है विश्लेषण से, अपनी जिंदगी में भी क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, उससे। बिल्कुल पूर्वा जी। और शायद हम बहुत सारे सवाल नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि समय हो गया है। और सॉरी, मैं पढ़ नहीं पा रही, वो एक तरह की थोड़ी तो डिसेबिलिटी है, क्योंकि स्क्रीन और साथ में चैट बॉक्स छोटा लिखा हुआ है, तो पढ़ तो लूंगी लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए। नहीं, कोई बात नहीं पूर्वा जी, सारे सवाल ऑलमोस्ट हमने कवर किए हैं। एक आखिरी लेके हम रुक सकते हैं। तो
सवाल उस पे थोड़ी बात हम कर चुके हैं, पर सवाल फिर से वही है कि एक सवाल है, हाँ, सलाउद्दीन का जो मैंने पढ़ा कि एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज से जी बहुत आसान है, उनकी जिंदगी के बारे में बात कीजिए, वो क्या करते हैं, क्या पसंद है, नहीं पसंद है, पूरा सेक्सुअलिटी का मुद्दा है, क्या कंट्रोल है उन पे। हाँ, और उसी के साथ मैं भी वही सवाल रख रही थी, उसी के साथ सेक्स एजुकेशन जरूरी है क्या, और हम कैसे ले सकते हैं बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक। मैं यहाँ फिर उसका थोड़ा विस्तार करूंगी, सिर्फ सेक्स नहीं, सेक्सुअलिटी, क्योंकि जैसा कि हमने WHO के इसमें देखा, ये हमारे विश्वास, हमारे मूल्यों में, नैतिकता की बात भी मैंने की, उसमें भी गुत्था हुआ, तो हमको उन सब में सेक्सुअलिटी को देखना होगा। तो सेक्सुअलिटी एडुकेशन की जरूरत है, और कहीं से भी शुरू कर सकते हैं हम, रिचुअल से शुरू कर सकते हैं, घर में क्या हो रहा है हम उसी से शुरू कर सकते हैं, क्यों हो रहा, क्यों भाई मैं पान की दुकान पे जाकर के मैं अपने दोस्तों के साथ मैं नहीं पान खा सकती, मुझे पान ला के कोई दे देगा, आपको पान खाने पर आपत्ति नहीं है, खाइए, घर में बैठ के खाइए, तो मैं तय करूंगी ना कि मुझे क्या पसंद है, फिर मुझे ये क्यों पसंद है, इस पे क्यों सवाल, पसंद ना पसंद पर सवाल से बातचीत हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैं कुछ कह पाई या नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की कि जो हमारी दुनिया है, वो कल्चर, इतिहास, पॉपुलर कल्चर, लिटरेचर, उसकी थोड़ी झलक आपको दिखाऊं, और उसके अलग अलग पहलुओं में यौनिकता को पिरो के देखना होगा, उसमें गुत्था हुआ, और ये पॉलिटिकल इश्यू है, स्ट्रक्चरल इश्यू है, ये हमको मानव पावर रिलेशन को नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और थैंक यू पूर्वा जी, जो बहुत सारे मैसेजेस चैट बॉक्स में आए हैं वो इसी को लेके आए हैं कि आपका और आप मुझे बाद में मैसेजेस भेज सकती हैं जस्ट फॉर माय रेफरेंस। यस, मैं पूरा आपको लिस्ट भेज सकती हूँ। चैट वाला मुझे भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं योगेश को हैंड ओवर करती हूँ। यस, थैंक यू अंतिका, एंड थैंक यू सो मच पूर्वा जी, कि काफी डीप में आपने ये सेक्सुअलिटी का पूरा विषय को विस्तार में यहाँ पे हमारे सामने रखा। सो मैं अभी ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे आज के पार्टनर, एक वन ऑफ द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं जो वेरला महाराष्ट्र से है, जाई जी, तो आज का वेबिनार का वो थैंक यू नोट करेंगे। सो मैं प्लीज उनको इनवाइट करता हूँ, जाई जी। थैंक्स योगेश। ये ब्राउन बैग वेबिनार सीरीज का आपने जो इस से चालू किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आज पूर्वा भारद्वाज जी ने दिल्ली से है जो और निरंतर रिसर्च सेंटर फॉर जेंडर एजुकेशन में वो कार्यरत है, और उन्होंने बहुत फ्रीलांस निरंतर के साथ कंसल्टेंट, फ्रीलांसर, हाँ, तो जो हमारे जिंदगी का जो व्यापक पहलू है, हमारी जिंदगी से बहुत जो जुड़ा है जेंडर सेक्सुअलिटी, उसके बारे में उन्होंने बहुत बहुत अच्छी तरह से बताया। हर दिन, हर समय, हर जगह हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते ही रहते हैं, जहाँ पर हमने तो मतलब उन्होंने अभी वो पृथ्वी के बारे में जो बताया, पृथ्वी को भी नहीं छोड़ा है हमारे जोक्स में, क्योंकि वो स्त्रीलिंगी है। बहुत बहुत ही उनका इस विषय पे बहुत अच्छा अभ्यास रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे सुनते हुए, और बहुत प्रश्न भी जो आए उनका भी आपने अच्छी तरह से समाधान किया लोगों का। जो सब अच्छा बुरा सब जो जुड़ा है वो आपने बताया, जेंडर और सेक्सुअलिटी से जुड़ा है, और ये समाज ने ही तय किया है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, और इसमें इसके बारे में बहुत कुछ अभ्यास होना चाहिए। मैंने भी किया था, क्योंकि आपने बोला कि ये कब शुरू हुआ, HIV एड्स का जब काम चालू हुआ था उसके उस समय चालू हो गया। हमने नाइको और USAID के साथ HIV एड्स में और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में काम किया 10 साल तक,
सांगली और सोलापुर जिले में, तब ये सब कुछ हमारा विषय रहा था। और आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू योगेश और थैंक यू पूर्वा जी। थैंक यू जय जी। थैंक यू। यस, सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद।